वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग करेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर +1 का। एक हम लोग कर चुके हैं, अब ये नेक्स्ट वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज में, व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसमें पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इस एक मॉलिक्यूल का कितना हमारे पास मास होगा। अब आपको पता होना चाहिए, वैसे इस एटम का मास है हमारे पास 12 और इसका है 16, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास बनता है 28। ठीक है। आप एक चीज हमेशा याद रखो कि किसी भी मॉलिक्यूल, चाहे वाटर है, सीओ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो हमेशा एक तो 1 मोल के इक्वल होता है, और वो कितने मॉलिक्यूल्स का वेट होता है एवोगैड्रो नंबर को। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स of कार्बन मोनोऑक्साइड हैव मास इक्वल टू 28 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ये 28 ग्राम है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है। तो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो क्या होगा एक के लिए 28 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो इसका आगे माइनस आ जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये लगभग 6 को हम लोग 28 को 6.023 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 4.68 के करीब आएगा। देखो ना, 6 4 24, बाकी बच जाएगा। तो नेक्स्ट आगे फिर करेंगे तो 0.68 आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स इन 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। कितने मोल्स है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन में। हमें पता है बेटा, जब भी कोई चीज हमें ग्राम्स में दी गई हो, जैसे हमें दिया गया है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, तो सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा मोल्स में बात करते हैं। अब आपको बात दे दी गई, हमको दे दिया गया जो मास है वो ग्राम में दे दिया गया, तो हम इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एलिमेंट के मास को अगर उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 7.85 आयरन का वेट है, इसको आयरन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें ये देखो दिया हुआ 56 ग्राम। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर आ जाएगा। ये लगभग जो है शायद 0.14 के करीब आना चाहिए अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना फिर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए सबशेल विद N4L2 कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ, कि अगर N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 2 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो बेटा, जो हम लोग ऐसे फिलिंग नहीं करते हैं ऑर्बिटल्स में 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये जो हमने जो रिप्रेजेंटेशन लिखी है शेल और सबशेल की, ये जो पहले वाली चीज होती है ये हमें n बताती है, और जो नेक्स्ट वाली चीज होती है वो हमें l बताती है। ये n और ये क्या बताता है, l। अब उसने कहा है अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीरो वैल्यू जो s होता है उसके लिए जो l वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए l वैल्यू 1 होती है, d के लिए l वैल्यू 2 होती है, और f के लिए l वैल्यू 3 होती है। यहाँ पे मैं l लिख देता हूँ, l, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब आपको पता है N4 है, मतलब नेक्स्ट आगे तो 4 लगेगा। यहाँ पे अब क्या आएगा, S आएगा या P आएगा या D आएगा या F आएगा। तो यहाँ पे आपने देख लेना D की वैल्यू कितनी होती है 2, यहाँ पे मैं 2 दिया हूँ ना, तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि 2 वैल्यू के लिए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सबशेल आता है, D। तो इसका मतलब ये 4D की बात कर रहा है। अब D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। आप वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हो तो आपको पता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 10। ये वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। वेनेडियम जो है वो 23 एटॉमिक नंबर है इसका, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। हम लोग याद करते हैं ना, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। तो यहाँ पे वेनेडी यहाँ से 20 से स्टार्ट होता है, 20 21 सॉरी 21 से स्टार्ट होता है, 21 22 23 24 और ये आ गया 25। तो हमें ये वाला दिया हुआ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास ये आती है 4s2 3d। ये 18 यहाँ तक हो गए, 18 2 और 20 20 और 3 23। तो यहाँ पे देखो कौन सा इसका आंसर आएगा,
हमारे पास 4s2 कहाँ पे है 4s2, ये 4s2 ये वाला 4s2 3d3, तो ये वाली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस केस में होगी देख लेते हैं। जो BCl3 है बेटा इसकी sp2 होती है, क्योंकि इसमें बोरोन के इर्द गिर्द 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो इसकी sp2 होती है। और इसमें नेक्स्ट है हमारे पास CH4, इसकी ऐसे होती है टेट्राहेड्रल, तो इसकी sp3 होती है। इसी तरह से हमारे पास PCl5 है, तो PCl5 में ऐसे ऐसे ये ऐसे ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द, तो 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी होती है sp3d। इसी तरह से हमारे पास SF6 है, तो उसके केस में हमारे पास क्या आएगी ऑक्टाहेड्रल। ये चारों एक प्लेन में होते हैं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो इसकी होती है sp3d2। तो हमें आंसर पूछा है कि किसकी जो है वो sp3 है, तो वो किसकी है मीथेन की। जिस जिस सेंट्रल एटम ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं वो sp3 शो करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। एक मिनट हो नहीं रहा। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो मीथेन है इसकी ऐसे होती है CH 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 और CH। इसी तरह से वाटर की होती है ये वाली स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, और हमारे पास BF3 की होती है ये। अब बेटा इसके केस में भी इस दोनों का रिजल्टेंट हमारा जो है वो इस तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा इस तरफ होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको देखो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, यहाँ पैसेज हम लोग इसकी बेंड स्ट्रक्चर है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मूवमेंट इसकी तरफ होगी, इसकी डाइपोल मूवमेंट इसकी तरफ होगी, और कुछ जो है डाइपोल मूवमेंट इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं होगी। इसकी भी हमने क्या देखा था कि डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है ड्यू टू, वैसे भी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक तरह का काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि नॉन पोलर ही है, सी और एच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बॉन्ड तो पोलर है, ये वाला भी पोलर है, ये वाला भी पोलर है, पर अकेले पोलर बॉन्ड होना ये साबित नहीं करता कि वो मॉलिक्यूल जो है वो उसकी डाइपोल मूवमेंट होगी। हमें ये भी देखना पड़ता है कि बॉन्ड अरेंज कैसे हैं, कहीं वो पोलरिटी जो है वो कैंसिल तो नहीं हो रही। अब जैसे हमें आपने वेक्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर, उसमें बताया गया होगा कि जब एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर दी, एक इस तरफ एक्ट कर दी, तो उसका रिजल्टेंट किस तरफ निकलता है, इस तरफ। अब ये और ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या आ गई, जीरो आ गई। और इसकी वैसे ही क्या आ रही है हमारे पास, दोनों एक इस तरफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट भी जीरो आ गई। तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ कौन बचा, वाटर बचा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट बाहर निकलती है, इसका उस केस में हम लोग डेल्टा H माइनस लिखते हैं हमेशा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि एक बीकर है जिसमें कि बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, मतलब पानी जो है ऐसे बॉयल कर रहा है, ये भी बाहर निकल रही है। ठीक है। अब क्योंकि ये अगर इसको ओपन मान के चले तो ये देखा जाए तो ये सिस्टम के साथ क्या कर रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है, हीट एनर्जी, और वैसे भी मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये एग्जांपल हो जाएगी एक तरह की ओपन सिस्टम की। ठीक है। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि बीकर, जस्ट ये बोला है कि बीकर में बॉइलिंग वाटर है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बीकर में इसी तरह से पड़ा हो सकता है, तो फिर ये ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N4। किसी भी ऑर्बिट में n क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में अगर आपने पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2n²। अब n क्या है, n यहाँ पे हमें दिया हो कि N4 के लिए निकालो कि फोर्थ ऑर्बिट में अगर
फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे n4 भर देंगे, तो 4 यहाँ पे जब भरेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 4 4 16, तो ये आ जाएगा 32। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, कि कौन सा इसमें से है जो बैकवर्ड रिएक्शन को, एक मिनट इसको रब कर दे पहले। हाँ जी, कहता कोई भी इक्विलिब्रियम है, ऐसे आप मान के चलो, अब रिएक्शन मान लो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करने पर रिएक्शन जो वो पीछे की तरफ जाएगी। देखो इसको आप ऐसे मान के चलो, ये तकड़ी है, तकड़ी बिल्कुल अब बैलेंस हुई पड़ी है। ठीक है बेटा, जब बैलेंस हुई पड़ी है तो फिर क्या होगा, तो सब कुछ बराबर होगा। अब उसने क्या कहा कि अगर मैं मान लो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दूं, अगर मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं, ये चीज ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे को झुक जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें से कुछ चीज थोड़ी सी उठा के इधर ही करेंगे ना, तभी ये तकड़ी बराबर होगी। सेम उसी तरह से जब रिएक्टेंट बढ़ते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है, पर उसने पूछा है बैकवर्ड कब जाएगी। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो ये बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ जाएगी, तो आंसर इज बी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसने कहा रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, अगर ये रिमूव कर दिए जाएं तब भी क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई चीज ही नहीं पड़ी, सब कुछ यहाँ पे पड़ा, तो तकड़ी इस तरफ नीचे को झुक जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाने के लिए इसमें से कुछ निकाल के इधर डालना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा। इसका मतलब इसको हम इस वक्त मान के चल रहे हैं एसिड, तो एसिड जब HN छोड़ेगा तो क्या बनाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट इज, क्या होगा इसका बेटा आप बताओ। कि प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमने, यहाँ पे निकालना है सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी सॉल्ट दिया हुआ उसको पहले तोड़ के लिख लेना। अब देखो ये अगर इसके ऊपर चला जाए वापस, तो ये 2 नेगेटिव हो गया, प्लस ये x1 नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि 2x है तो इसके आगे 2 आ जाएगा। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी इतना घुला हुआ था, तो ये टूट के क्या, पहले ये कुछ भी नहीं था, जब ये टूट गया तो इस तरफ क्या बन जाएगा S, और ये बनेगा 2S। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला होता है कि ये होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी ये थी और इसकी ये है, सॉल्युबिलिटी कह लो आप, और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो S इंटू 4S स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4S क्यूब इंटू KSP। अगर आपने S निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है ना आपने, S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, तो वो क्या आएगी KSP ओवर 4, ये 4 को नीचे ले जाऊंगा इस तरफ, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब हमें KSP3 की वैल्यू देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज दिस, तो ये हमें दी हुई है, हम यहाँ पे फिल करेंगे और हमारा इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडिशन ऑफ कैटालिस्ट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल शिफ्ट द फॉलोइंग, जब हम कैटालिस्ट डालते हैं तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किस तरफ शिफ्ट करेगा। देखो जो कैटालिस्ट है उसका सिर्फ ये काम है कि वो रिएक्शन को क्या करता है, तेज करवा देता है। अगर मान लो रिएक्शन जो थोड़ी सी, जो काफी समय बाद इक्विलिब्रियम आना था, वो थोड़ा अर्ली आ जाता है, सिर्फ इस काम में हमारी हेल्प करता है, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मान लो कोई रिएक्शन है वो इस तरफ भी जा रही है फिर वापस भी जा रही है, मतलब ये रिवर्स हो रही है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन ही क्या होती है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम में आती है, पहली तो ये बात समझ लो आप। अब कब इक्विलिब्रियम को कब आएगी, मान लो हो सकता है 1 घंटे बाद आए, सपोज कर लो, तो अगर हम लोग कैटालिस्ट डालते हैं तो वो क्या आएगा, वो 1 घंटे बाद नहीं आएगी, वो आधे घंटे बाद ही आ जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवाने में मदद करता है कैटालिस्ट। बस नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पर क्लोरिक एसिड हमें दिया हुआ है, इसकी हमें X का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका -2 होता है, इसका +1 होता है। तो हमारे पास क्या करते हैं, सभी जो यहाँ पे एलिमेंट एटम्स लिखे हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि ये जो मैंने लिखा था HClO4 इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं लिखा था।
तो ये क्या आ जाएगा x, ये -8 हो गया तो इसमें क्या -7 हो गया, 0 x क्या आ गया 7, इसका मतलब Cl की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई +7 आ गई है। अच्छा ऊपर वाले का क्या था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रिमेन द सेम रहेगा ऊपर वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से निकलते हैं एनोड की तरफ से और वो कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जाते हैं। और जो फ्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इज ऑलवेज opposite to the flow of electron, ठीक है, हमेशा क्या होता है उससे ऑपोजिट होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्या बताएंगे इसका आंसर कि अगर ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तो करंट किस तरफ से किस तरफ चल रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका IUPAC नेम लिखना है इसका, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH और यहाँ पे C2H5 है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, C2H5 को मैं ना ओपन करके लिख देता हूँ, इस वाले पोर्शन को ना मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, फिर इसके आगे CH, फिर इसके बाद फिर लिख देते हैं CH2CH3 और इस तरफ हमारे पास आ गया CH3। अब आपने नामकरण इसका करना है, नॉमेनक्लेचर में किस तरह से करते हैं हम लोग, देखते सिंपल फंडा क्या होता है जब हम लोग देसी तरीके से करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, या इधर से इधर कर लो या इधर से इधर कर लो, 1 2 3 4 5 6। वैसे हम लोग नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान देते हैं कि हमें ब्रांचेस कहाँ से नजदीक पड़ती हैं। अब आप चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ब्रांचेस दोनों तरफ से बराबर ही पड़ेंगी, एक तीसरे पे आएगी एक चौथे पे आएगी। अब 3 के ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है, 4 के ऊपर भी मिथाइल लगा, तो ये 3 4 डाई मिथाइल और हेक्स प्लस एन बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसको नीचे कर ले थोड़ा सा। न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज दैट शुड हैव, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज कौन सी होती है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज वो होती है बेटा जो कि न्यूक्लियस को प्रेम करती हैं, नाम से पता लगता है, फाइल का मतलब होता है लव, न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब होता है लव। अब न्यूक्लियस को लव करने का यहाँ पे शब्द का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर बताओ कौन सा चार्ज होता है, आप अगर एटम की स्ट्रक्चर बनाते हो तो हम ऐसे बनाते हैं ना, तो ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर प्लस चार्ज मान के चलते हैं। तो अब इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल शब्द का मतलब ये हो गया कि वो वाली स्पीसीज जो कि प्लस को लव करती है। अब प्लस को लव कौन करेगा, जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में है न्यूक्लियोफाइल इज स्पीसीज दैट शुड हैव, तो इसका नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब कि उसके पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो किसी को डोनेट कर सके, क्योंकि न्यूक्लियस को प्रेम कौन करेगा, इसको वही प्रेम करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे इसको देने के लिए, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तभी होंगे ना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट हो जिसके पास वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन इन अल्कीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये मैंने आपको पहले भी पिछले सैंपल पेपर में भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, पेन भी नहीं चल रहा अभी, एक मिनट मैं पेन थोड़ा सा ठीक कर दूं। ठीक, हाँ जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, अब देखो आप इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वैसे ही हो गया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इस कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, तो इसके 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे sp3, इसने कितने बनाए हैं, यहाँ पे एक ही आना था, ये ऐसे एक ही आएगा बेटा, यहाँ पे यहाँ से एक, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिंगल है सिंगल है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसके लिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसमें एक ये सिग्मा है
एक ये सिग्मा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो पाई है ना, तो इसलिए ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा। तो आपने सिग्मा बॉन्ड बेसिकली चेक करने होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। सिंगल का मतलब सिंगल, सिग्मा बॉन्ड। तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, कितने या उतने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने अल्कीन की पूछी है, तो अल्कीन की क्या होती है, sp2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पैरा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद ही कर लेना बेटा, इसको थोड़ा सा वो कर देना, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप खुद से कर लेना कॉम्प्रीहेंशन को, इसके बीच में से सारे आंसर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, हेजनबर्ग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो हेजनबर्ग प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर। अब ये बात कितनी सही है या नहीं सही, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो, हेजनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता था, कहता है कि जब भी कोई छोटा पार्टिकल मीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम उसकी पोजीशन को भी मेजर कर सके एक्यूरेटली और मोमेंटम को भी कर सके एक्यूरेटली। दोनों चीजों को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आपको मैं अगर सिंपल सी बात बताऊं, देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर फोटोन फॉल करवाते हो। जब आप फोटोन फॉल करवाओगे तो वो हमें बहुत ही क्या उसको कहते हैं, हाई एनर्जी का होनी चाहिए फोटोन। हाई एनर्जी का मतलब क्या है कि उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये बना के क्यों दिखाया, क्योंकि आपको एक चीज समझ आए। मान लो ये इतनी छोटी चीज है, अगर किसी वेव की कोई ऐसी वेव आ रही है और इसके ऊपर टकरानी है, तो अगर उसकी वेव बड़ी बड़ी होगी तो क्या चांसेस होंगे कि उसको के ऊपर टकराएगी नहीं। अगर वो छोटी छोटी वेव होगी ऐसे 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 ऐसे, तो फिर अगर सामने कोई ब्रीक भी चीज होगी तो उसको टकराने के चांसेस मैक्सिमम। इसलिए हमें हाई एनर्जी रेडिएशन लेते हैं, और वो फोटोन से बनी होती है, तो इसके ऊपर फॉल करवाते हैं, तो ये जो टकरा के जब जाती है हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमें इसकी पोजीशन पता लग जाती है कि ये वाली पोजीशन है। बट क्योंकि जब ये इससे टकराएगा तो ये अपनी मोमेंटम इसको भी ट्रांसफर करेगा, कि मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो जो मोमेंटम निकलेगी हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वो मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी उसकी इसकी भी एडिशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक चीज को मेजर करने की कोशिश करें तो दूसरी हमें हमारे पास एक्यूरेट नहीं आती है। तो यही हेजनबर्ग भी कहता था। यही अगर पार्टिकल बड़ा होता, सपोज करो एक कमरा है आपके पास, इसमें चूहा घूम रहा है, और आपको मैंने टॉर्च पकड़ा दी, तो आप टॉर्च या चूहा घूम रहा है, कमरे में अंधेरा है, तो आप क्या करो, आप उसको ऐसे टॉर्च मारनी शुरू कर दो, तो आपको एकदम देखोगे तो एकदम कहीं ना कहीं पे आपको चूहा नजर आ जाएगा। तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या कर लोगे, लोकेट कर लोगे। अगर आपको उसका मास पहले से पता है तो आप उसके साथ साथ लाइट मारते जाओगे कि किधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी भी काउंट कर लोगे कि पर सेकंड कितनी स्पीड से चल रहा है, तो आप उसकी मोमेंटम भी एग्जैक्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे लाइट डालने पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक के लिए ये लागू नहीं होता, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही लागू होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें जो कहा गया था कि इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये बिल्कुल सही बात बोली है। और कोई भी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो रहे होते हैं, जो अपने आप हो रहे होते हैं तो उसका मतलब उसमें क्या हो रहा है। अब जैसे बर्फ अपने आप क्या हो रही है, बर्फ अपने आप पिघल रही है, तो बर्फ में पार्टिकल एक दूसरे के पास हैं, जब वो लिक्विड में बदलते हैं तो उनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं ज्यादा। और व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, जितनी रैंडमनेस ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल डिक्रीज। ये इसने गलत बोला है। एसिटिक एसिड क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से टूटता नहीं है, ये पूरी तरह से टूटता नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बनाता है। अब इसको और तोड़ना तो हम इसमें पानी डालते हैं। अब पानी डालते जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं पानी डाल दूंगा तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया फिर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। वीक इसीलिए बोलते हैं कि ये कभी भी पूरी तरह डिसोशिएट ही नहीं होता, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब इसमें हम लोग पानी डालेंगे तो ये टूटता ही जाएगा, कुछ ना कुछ आयंस बनेंगे, मतलब इन दोनों की आयंस की क्या होएगी, उसको या कह लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, बढ़ेगी, आयंस बढ़ते ही जाएंगे। तो इसने क्या बोला है कि वो कम हो जाएगा, जो डिल्यूट करने पर डिसोसिएशन जो है वो कम हो जाएगी, तो ये गलत चीज है डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीएल कैन नॉट बी यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। तो ये गलत बात है, केसीएल को हम
सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया बल्कि इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इन दोनों आयंस की जो आयनिक मोबिलिटी है वो सिमिलर है। तो ऐसे आयंस को ही हमने करना होता है, क्योंकि जब हमारे पास सेल जो है वर्क करना बंद कर देता है, जब ये सॉल्ट ब्रिज ऐसे लगाते हैं यू शेप ट्यूब, ये थोड़ा सही नहीं बना, दोबारा ऐसे बना देता हूँ। तो जब ये हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ताकि जब जो सेल ने काम करना बंद कर दिया है थोड़ी देर बाद, तो वो दोबारा से करना शुरू कर दे, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है कि वो दोनों तरफ जब आयन, एक आयन जिस तरफ नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज ज्यादा होगा उस तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा सोल्यूशन में तो उस तरफ वो पॉजिटिव आयन जाएंगे। तो उन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, उन दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए आयंस की, तो इनकी सेम होती है। इस वजह से KCl तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको यूज करते हैं, जबकि इसने कहा कि कैन नॉट बी यूज, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द बेंजीन रिंग्स गिव मेटा प्रोडक्ट, ये गलत है। ये क्वेश्चन भी वैसे सही तरीके से नहीं बनता, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब आपके पास रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोई भी यहाँ पे ग्रुप लगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये हमें ये बताता है कि इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी इसकी तुलना में फिर कम रह जाएगी, ये नहीं कि कम हो गई। अब मान लो आपके एक हाथ में 10 रुपए पड़े हैं, एक हाथ दूसरे हाथ में 10 रुपए पड़े हैं, और आपने एक हाथ में राइट साइड पे 10 रुपए की जगह आपने 10 रुपए और रख दिए, तो वो 20 हो गए। तो लेफ्ट वाले में तो 10 ही पड़े हैं, तो वो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने कम किया है, वो अपने आप ही कम हो गए। जब एक तरफ बढ़ के तो दूसरा अपने आप ही कम हो गया। और अब इसके बाद फिर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। अगर तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर तो ये यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगा। अगर आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, इसको चाहिए प्लस चार्ज, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा मेटा के ऊपर, क्योंकि इसकी तुलना में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि इट गिव्स मेटा प्रोडक्ट। आमतौर पर मैं मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन जो रिंग है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही ज्यादातर देती है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होते हैं ना 3, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एक तरह की है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, तो उस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो ऑर्थो, और हमने ये भी देखा कि ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर लग रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। अब कार्बन, इसमें तो एक में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप देखो, इसमें कार्बन 12 पार्ट कंबाइन कर रहा है और इसके 16 है, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कितने पार्ट कंबाइन कर रहे हैं, इसके 12 और इसके 32। तो कहता है आप क्या करो, जब भी कोई ऐसे दो एलिमेंट जो मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हो, तो आपने क्या करना है, किसी एक एलिमेंट की जो वेट है उसको फिक्स कर दो। अब यहाँ पे बाई चांस इसका भी 12 आ रहा है, इस कंपाउंड में भी कार्बन का 12 आ रहा है, तो और जो दूसरे वाले हैं उसकी आप सिंपल होल नंबर रेशो ले लो, तो जो जो भी ले लो, तो और इसकी आप सिंपल निकालोगे तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशो होएगी जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि NH3 और NF3 में विच वन इज मोर पोलर एंड वाई, कौन सा ज्यादा पोलर है और क्यों। अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है अमोनिया की, और इस तरह बनती है NF3 की। अब उसने कहा कौन सा ज्यादा पोलर है। आप देखो ये भी बदमाश मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये छीनते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। N और H बॉन्ड इज पोलर बट NF बॉन्ड इज नॉट एज मच पोलर एज NH। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर हो गया कि NH3 इज मोर पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं जो कि पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है। समझो इसको, जैसे हम लोग इतना दिन में खाते पीते हैं, हम लोग
खट्टा भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, तो एसिडिक चीज़ें बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बफर्स प्रेजेंट है। तो ये बफर क्या होते हैं? ये रेजिस्ट करते हैं। किस चीज को रेजिस्ट करते हैं? ये रेजिस्ट करते हैं रेजिस्ट चेंज में। किसकी चेंज में? पीएच की। ये पीएच को चेंज नहीं होने देते। कोई एसिडिक चीज ज्यादा खा ली तो ये बफर सॉल्यूशन क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब जो बफर होता है ना, इट नीड्स वीक एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड बेस पेयर है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे अब इसने पूछा है क्वेश्चन में कि अमोनियम एसीटेट जो बफर है, पर ये नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अमोनियम एसीटेट, इसका फार्मूला ये होता है CH3COO। ठीक है, आप देखो ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या है? दोनों एक वीक से आए हैं। ये भी वीक एसिड से आया है पार्ट, ये वाला भी वीक बेस से आया है। अमोनिया जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया, और ये हमारे पास एसिटिक एसिड से आया। जब दोनों मिले तो ये ऐसे वाटर निकल गया और अमोनियम एसीटेट ये बन गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ उसने कहा कि NaCl। अब अगर आप NaCl देखो, NaCl है ना, हाँ जी NaCl, तो यहाँ पे देखो आप, एन ये वाला जो सॉल्ट बना है, जो किस किस से मिलकर बना है? ये Na आया स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये भी किससे आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से, तभी ये बना है। अब क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इस वजह से ये बफर का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बफर के लिए क्या होना चाहिए? एक वीक या एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो बेस पेयर है। या अगर वीक एसिड है तो फिर उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब इस तरह से पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, क्लियर हो गया आपको कि ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही जो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं, जबकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे रिवर्स का निशान नहीं बना हुआ, आप बना सकते हो। फाइंड Kc, Kp की वैल्यू दी हुई है बेटा। फॉर्मूला होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। अब आपको पता क्या करना? Kc, इसका मतलब ये पता करना, तो ये उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। मतलब Kc इज इक्वल टू Kp बटा RT डेल्टा N। अब डेल्टा N क्या होता है? ये हम रिएक्शन से निकालते हैं। रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्शन भी थोड़ी सी ना वो मिसप्रिंट हुई पड़ी है, ये इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये सारे गैसियस में है, तो डेल्टा एन होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैं डेल्टा एन निकाल दूं, डेल्टा एन आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना था, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना था, पैरों में जी डाल देना था, मतलब गैसियस वाले सिर्फ हमने चूज करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आ गया? 3 + 1, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये -2 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा? -2। Kp वैल्यू मुझे दी हुई है, ये देखो Kp की वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पे फिल कर दूंगा। डेल्टा एन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, यहाँ से पुट कर दूंगा। आर की वैल्यू हमें दी होगी, अगर नहीं दी तो आप खुद से पुट कर सकते हो। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्योंकि ये हमारे पास प्रेशर दिया हुआ ना, इसका मतलब प्रेशर लीटर, या यहाँ पे यूनिट्स नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे हम लोग 0.00821 या 83 वाली जो है वैल्यू, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, वो वाली वैल्यू यहाँ पे भर देंगे। और टी हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 273 ऐड करके 500 और 200 773 यहाँ पे लिख देंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसकी क्या निकालनी है हमने? एच एन कंसंट्रेशन दी हुई है, पीएच निकालनी है। ये तो बहुत ही सौखा। पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास क्या है? दी हुई है हमें 2.8 इंटू 10⁻³ -3। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे माइनस को बाहर रखता हूँ और इसको मैं m + n वाला फार्मूला लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2.8 प्लस log 10⁻³ अब ये क्या होगा? इसको अलग से सेपरेट सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, ये हमारे पास ऐसे आगे आ जाएगा। इसको आप 1/10 करके या 2.8 करके निकाल सकते हो। इसका लॉग आप सिंपल कैलकुलेटर से भी वैसे निकाल सकते हो, टेक्ट है। तो सॉल्व करके हमारे पास ये पीएच की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट, ये एक रिएक्शन दी हुई है हमें,
अमोनियम नाइट्रेट की, इसमें आपने चेंज इन फ्री एनर्जी निकालनी है। चेंज इन फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी। तो ये हमारे पास होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ये आपने किया होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमें डेल्टा एच की वैल्यू देखो दी हुई है, ये दी हुई है। डेल्टा एस की भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो टी की वैल्यू भी दी होगी जरूर, टी भी दिया होगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दो तो ये 298 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 108.7 और यहाँ पे आ जाएगा 28.1। इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये लगभग कोई मेरे ख्याल से -4.2 के करीब आता है इसका आंसर। -4.29 इतना आएगा, मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि देखो ना ये छोटी है 28.1, ये हमारे पास बड़ा बनेगा और इसके आगे माइनस का निशान है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा माइनस में आएगा। और क्वेश्चन में हमें ये पता था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो हमने ये बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो इसका सिंपल फंडा है, डेल्टा जी निकाल लिया। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए आपका तो यहाँ पे मेरा आ गया है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन अपने आप होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आती है तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी हुई है एंथैल्पी चेंज हमारे पास दी हुई है और एंट्रोपी चेंज हमारे पास दी हुई है। फिजिबिलिटी निकालनी है, टेम्परेचर भी दिया हुआ ये। तो हमारे पास डेल्टा एच भी दिया है, डेल्टा एस भी दिया है, टी भी दिया है, तो हमें पता फिर कौन सा फार्मूला लगेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है जी। तो ये आप निकाल के इसमें कर लोगे, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू फिल कर दो ना, यहाँ पे ये कर दो, टी भी दिया हुआ है 27 डिग्री, ये भी यहाँ पे फिल कर देना। और उसके बाद ये डेल्टा एस की वैल्यू दी है वो भी फिल कर देनी है। तीनों वैल्यू दी हुई है देखो, ये आपके पास है डेल्टा एच, ये डेल्टा ई, ये आपके पास टी, तीनों आगे डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी, अगर माइनस में आई तो स्पॉन्टेनियस, अगर प्लस में आई तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज मेटामेरिज्म। अब ये मेटामेरिज्म क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द कार्बन डिफरेंट हो बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। जैसे सपोज करो आपके पास मैंने ये लिख दिया है, तो ये मेरे पास है इस वक्त मैंने लिखा डाई इथाइल ईथर, ये कंपाउंड लिख दिया। एक इस तरफ एक लिख देता हूँ। अब आप देखो इसका क्या, इसमें कितने कार्बन है, 4, कितने हाइड्रोजन है, 10 और एक ऑक्सीजन है। इसको भी ये देखो, इसको भी देखो, तो दोनों में फिर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, स्ट्रक्चर तो है, क्योंकि मेटामेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो है। अब इसमें स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो कार्बन है, यहाँ पे दो दो लगे हुए हैं, यहाँ पे एक साइड पे एक है, एक साइड पे 3 है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो आइसोमेरिज्म कहलाता है ये होता है मेटामेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आगे कर देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और दूसरा हमारे पास है कि इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर से आपने ये बैलेंस करना है। ये रिएक्शन लिखते हैं अपने पहले, 2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स राइज टू Fe, यहाँ पे ये वाला एरो ना यहाँ पे आना चाहिए था, Fe3 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है, उसमें ये मेथड होता है कि सबसे पहले सभी के ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख दो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास अलग पेन से लिख देता हूँ, इसका है -2 और इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा +6 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, जब सारा कुछ लिख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर हर एक के ऊपर लिख लिया, उसके हमने देखना है कि कौन सा जो एटम है वो आयन जो किसके केस में हमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप नोट करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो
एक इलेक्ट्रॉन में +6 से +3 हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा, हम लोग 6 कर देंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन जो इधर को जा रहे हैं, मतलब कि गेन हो रहे हैं। तो ये लूज कितने कर रहा है, अब लूज तो यहाँ पे 1 कर रहा है, वो हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो जो जो एटम हम लोग यहाँ पे जो कह लो आप एलिमेंट्स कह लो जिनकी जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या जिनकी रिडक्शन हो रही है, पहले तो देख लेना कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज या गेन हो रहे हैं, वो मेंशन कर देने हैं। उसके बाद उन एटम्स को बैलेंस कर देना है जो दोज व्हिच आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस केस में हम लोग क्या बताएंगे, इसमें एक आयरन है एक आयरन है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 कर दो, क्योंकि एक क्रोमियम 3 कर रहा है तो 2 क्रोमियम अपने आप देखो 6 हो जाएंगे ना ये। अब उसके बाद क्या होता है कि इसके वाले को जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको ऑक्सीडेशन नंबर वाले से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, और इस वाले को जैसे इसका 1 हो रहा है तो इसको इस वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास ये क्या आएगा निकल के, हमारे पास आएगा 6Fe2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। अब इसमें हमने क्या देखा, ये चीज होगी। अब देखो क्या क्या बैलेंस है, आयरन 6 है तो यहाँ पे मैं 6 कर दूं, क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम 2 कर दिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए 7, जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए अब उसके, अब हम तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, बट हम जाने अनजाने ऐसे समझो कि हाइड्रोजन को भी तो ऐड कर रहे हैं ना। अब क्या करना पड़ेगा, जितने हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं उतने एच आयन उधर को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतने एच आयन हो गए। तो ये अब इसको आप बैलेंस करके देख लो तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 6 आयरन है 6 आयरन है, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 14 एच आयन 14 एच आयन। ठीक है, समझ लगी बेटा। अब नेक्स्ट देखें, आप चार्ज भी चेक करना होता है कि चार्ज भी बैलेंस है कि नहीं है दोनों साइडों पे। यहाँ पे देखो यार टोटल चार्ज कितना बन रहा है, एक के ऊपर 2 प्लस है तो 6 के ऊपर कितना होगा 12 प्लस, और इसके ऊपर कितना है, या एक ये देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस है तो 14 के ऊपर कितना होगा 14 प्लस, यहाँ पे एक डाइक्रोमेट के आयन के ऊपर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 12 और 14 26 में से 2 हो गए तो ये 24 प्लस आ गया हमारे पास। और इस तरफ देखो, एक आयरन के ऊपर 3 प्लस है तो 6 दिए 18 प्लस हो गए। इसमें हमारे पास एक क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस है तो इसके कितने हो गए 6 प्लस हो गए, तो 24 प्लस हो गए। तो इसका मतलब चार्ज भी दोनों तरफ बैलेंस है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्पिरिकल फार्मूले वाला। ये वैसे सिंपल ही है, आपको क्या करते हो आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तरह से आप कर लेते हो, मतलब ऐसे लिख लेते हो, और लिखने के बाद क्या करते हो आप इनकी जितनी जितनी हमें परसेंटेज दी हुई है वो आप परसेंटेज लिख लेते हो। जैसे इसकी हमें कितनी दी हुई है 57.8, इसकी कितनी दी हुई है 3.6, और इसकी क्या करेंगे हम लोग 100 में से इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर लेंगे 57.8 प्लस 3.6। तो ये आपकी लगभग जो है 38.6 के करीब आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनका एटॉमिक वेट लिख लेते हैं। तो इसका 12, इसका 1, इसका 16 है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 57.8 ओवर 12, 3.6 ओवर 1, 38.6 ओवर 16। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास 4.82 के करीब आएगा, ये आपके पास 3.6 के करीब आएगा, ये आपके पास 2.1। तो आप इसको फर्दर कर लोगे। उसके बाद क्या होता है, वैसे तो ये मैंने सिंपल कर दिया, स्कोर सिंपलेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मोलर रेशियो कैसे लेते हैं, इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है ना उसके साथ सभी को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे होता है, जैसे 4.82 को किसके साथ डिवाइड करूंगा 2.41 के साथ, इसको 3.6 को भी किसके साथ करूंगा 2.4, तो ये 2.41 को तो 2.41 के साथ करना ही है। तो ये देखो ये आपका एग्जैक्टली क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, ये 1.5 टाइम आ रहा है, ये 1 टाइम आ रहा है। अब इसको हम लोग होल नंबर बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला पहले ये बन जाएगा C4H3O2। जब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो हमें N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं। N क्या होता है, N होता है मॉलिक्यूलर मास बटा एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है, देखो तो हमें दी हुई वेपर डेंसिटी, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 इंटू 83 क्या हो गया, ये हमारे पास 166 हो गया। तो ये 166 हम यहाँ पे पुट कर देंगे,
ये एम्पिरिकल फार्मूला से जो मास निकलेगा, ये मेरा एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 चौक 48, 3 51 और 32, ये आपके पास आ जाएगा 83। तो यहाँ पे 83 आ जाएगा, कहने का मतलब है ऊपर आ जाएगा आपका 166 और नीचे आ जाएगा 83, तो ये कट के 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने फार्मूला लिख देना ये वाला, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा C8H6। ओहो, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें हम लोग। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपका जल्दी जल्दी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोलैलिटी वाला। मोलैलिटी का है, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी का फार्मूला होता है W2/M2 इंटू 1000/W1। तो W2 हमें कितना दिया हुआ है? 82 ग्राम, ये हमारे पास W2 है, ये हमारे पास W1 है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का ये है M2। तो ये सारा कुछ दिया हुआ पुट करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, उसके लिए हमें अगर ग्लूकोज की निकालनी है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, नीचे ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के, तो ये आप निकाल सकते हो साइड पे। ग्लूकोज के निकालने हैं तो उसका वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपने वाटर के निकालने हैं तो उसका वेट बटा उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो फाइंड आउट करके आप इसमें फिल करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा? ब्लैक बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिसके ऊपर किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल करे, वो अपने अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लेती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार अंदर एंटर कर गई, पहले तब इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे करते 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 सारी की सारी अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं बॉडी को, तो ये वो उन रेडिएशन को क्या देती है? छोड़ देती है। ये जो रेडिएशन है इस बॉडी ने जो छोड़ी है ना, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द रेडिएशन विच आर emitted by the black body radiation। ब्लैक बॉडी की एक खास बात क्या है कि इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट। परफेक्ट एमिटर ऑफ लाइट, परफेक्ट एब्जॉर्बर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन हमने फॉल की, ये सारी की सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली, और जब इसको हमने हीट किया तो इसने जितनी भी एब्जॉर्ब की थी सारी की सारी इसने एमिट कर दी, इसलिए इसको परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन ए लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। जैसे कोई भी मेटल की सतह है, उसके ऊपर जब कोई फोटोन फॉल करता है, कोई उसकी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऐसे बोल लो। मैं कोई भी वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ दोनों में से? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो अंडरस्टूड है उसकी एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो वो क्या करता है, वो मेटल मेटल जो होता है, मेटल एक एलिमेंट है और छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो वो जो किसी भी एटम में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कर देते हैं। वो फोटोन क्या करता है, उसमें से इजेक्ट कर देता है। इस फिनोमिना को, ये जो आप इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द मेटल, जब हमने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन कॉल किया, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा कि इनके ये चीजें निकालनी है, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। देखो आपको मैं सिंपल फंडा बता देता हूँ कि पीरियड का मतलब होता है आपको एन वैल्यू पता होनी चाहिए, या कह लो ऐसे हिंदी में लिख लो कितने शेल यूज हुए, कितने शेल यूज हुए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका ब्लॉक। उसका लिए क्या करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया। और तीसरा हमारे पास है क्या निकालना हमने, ग्रुप। जो ग्रुप निकालना है वो डिपेंड करता है कि आपने कि एस ब्लॉक में गया है एलिमेंट या पी में गया या डी में गया। अगर एस में गया तो आप जस्ट जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने हैं आपने, और इसमें हमने 10 प्लस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। डी में जो है n-1 के, और डी में ऐसे करते हैं जो n-1 डी और ns वाले ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास है पहले मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
10 12। अब देखो इसमें टोटल कितने शेल यूज हो रहे हैं, ये आगे शेल होते हैं लिखे जो नंबर है, 4 शेल यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब पीरियड कौन सा हो गया हमारे पास 4। किस एलिमेंट किस में लास्ट में गया, एस में गया, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब एस में गया तो इसी से हमारा क्या निकलेगा, ग्रुप नंबर। अब एस के लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, शेल चौथी है ना वैलेंस शेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मैं और कौन सी एग्जांपल एक इसकी ले लेता हूँ, ये सिंपल है, ये आप खुद कर लेना, या ये एस पी वाली भी करवा देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12 12 और 4 16। अब लास्ट पहले तो देखो कितने शेल यूज हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो पीरियड तो 3 हो गया। अब कितने यहाँ पे वो है, 3 पीरियड यूज हो रहे हैं, इसलिए 3 सॉरी शेल यूज हो रहे हैं, तो शेल से हमें पीरियड पता लगता है। ये पीरियड का मतलब हो गया, यहाँ पे ऊपर लिख भी लो, ये शेल है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक, किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, पी में, तो ये ब्लॉक हमारा कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब हमने ग्रुप निकालना है, ग्रुप के लिए ये देखना कि कौन सा ब्लॉक है, पी है, तो पी के लिए क्या फार्मूला है, 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल कौन सी है, ये थर्ड, और ये थर्ड, ये दोनों थर्ड है ना, तो ये वैलेंस शेल होगी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 4 6 हो गए, 6 10 में जोड़े 16, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप नंबर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से आप डी की एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, कॉपर, कॉपर के केस में बता देता हूँ, आर्गोन 4s2 3d10 है। तो यहाँ पे टोटल शेल कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास, 4 हो रहे हैं, तो ये हमारे पास चौथा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड, 4 शेल यूज हो रहे हैं, पीरियड 4 हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, और टोटल इसका ग्रुप नंबर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं डी में, और n s में जितने पड़े हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका 12। ठीक है बेटा, तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको रब कर दे। नेक्स्ट है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा तो फिर इसका मतलब एक बॉन्ड जो उसका था वो निकल गया। अब उसके पास इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी, कार्बन बियरिंग प्लस चार्ज एंड हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो अब ये डिपेंड करता है कि कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर मान लो किसी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और वो एक ही कार्बन से जुड़ा तो वो प्राइमरी हो गया। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी हो गया। अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा कहलाता है, टर्शरी कहलाता है। जैसे इसके इधर भी कार्बन, इधर भी और इधर भी कार्बन, इसके इधर और इधर 2 कार्बन, इसके एक ही तरफ कार्बन है, तो ये इस तरह से है। अब इसमें से स्टेबल कौन सा होता है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, या इनको बोलते हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे कार्बन पे प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब डेफिशिएंसी है, और इसके इर्द गिर्द जो ग्रुप लगे हैं वो इसकी डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम तेरी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मदद करने वाले 3 है, यहाँ पे मदद करने वाले 2 है, और यहाँ पे मदद करने वाला 1 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये आप ऐसे कह सकते हो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, बट कब करते हैं, जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह की अगर सिचुएशन बन रही है तो फिर ये शिफ्टिंग ऐसे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, इस तरह से शिफ्टिंग होती है। डबल बॉन्ड सिंगल या डबल हो, या डबल सिंगल प्लस हो, या डबल सिंगल माइनस हो, या वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ऐसी स्थिति में जो है वो रेजोनेंस हो जाती है। अब रेजोनेंस से होता गया है उसका कारण, जैसे रिंग है, रिंग के ऊपर अगर सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर देगा, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर ऐसा ग्रुप लगा हो जो बाहर को खींच रहा है, तब भी वो क्या करेगा, ऐसा जो कि बाहर को खींच रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो रेजोनेंस के कारण यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, इस केस में वो डिक्रीज कर देता है ऑर्थ और पैरा पे। ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लंबी चेन सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, ये वाले फंक्शनल ग्रुप हो तो इसके कार्बन को भी चेन में इंक्लूड करना है। और ये शहंशाह होते हैं, अमिताभ बच्चन होते हैं, जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे लाइन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब यहीं से लाइन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये वर्ड रूट हमारे पास हो गया प्रॉप, और इसके प्लस सिंगल बॉन्ड है इसमें तो एन हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, अल, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। ये वाला वॉवल कट जाएगा क्योंकि इसकी एंडिंग वॉवल और इसकी स्टार्टिंग वॉवल से होती है, तो फिर पहले वाले का वॉवल हम लोग निकाल देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कि 1 2 3 4 ये चेन सेलेक्ट कर ली। अब चेन में क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। पहले तो वर्ड रूट लिखेंगे, ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद क्या हमारे पास आएगा, एन इन आइन क्या आएगा, 2 के बाद इन है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इन प्लस ये हमारा वर्ड रूट है, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। अब लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, ये कौन सा है, एल्कोहल, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूट टू इन ये ऑल। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ EN ही लिखना है आपने। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये इसके ऊपर ऐसे होता है, ये यहाँ पे इसको मैं रब करके ऐसे लिख देता हूँ। तो इसकी डिमांड के ऊपर ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होएगा तो ये इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर शिफ्ट कर गया बॉन्ड, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास ये इस तरह से फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आया था ना, तो यहाँ पे फिर मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो बाकी एज इट इज लिख देना है। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे जो, क्योंकि आप ध्यान से देखो, हमें पता है कि ये जो बेंजीन रिंग होती है इसके हर एक के पास एक एक H होता है जो हम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो H पड़ा है ये ऐसे बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इस बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। और ये जो H निकला है ये H किसके पास चले जाता है, इसके पास चले जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, SO3H। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये मैंने आपको मैकेनिज्म उसका समझा दिया है, बाकी आप बुक में से भी देख सकते हो। उसके बाद है वुर्जे रिएक्शन। वुर्जे रिएक्शन क्या होती है, जो अल्काइल हैलाइड है वो आपस में क्या करते हैं, कपल करते हैं, ये वाला ऐसे बीच में से निकल जाता है तो आर आर बनता है प्लस 2NaX बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कुछ इस तरह से, इसमें ऐसे देखो, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो इसमें वाटर भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनता है, RCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो ये भी कुछ वाटर भी आयोनाइज हो जाता है हमारे पास। तो क्या होता है, एनोड के ऊपर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होनी है, मतलब कि वहां पे वो जाएंगे जिन्होंने ऑक्सीडाइज होना है। अब ऑक्सीडाइज हमारे पास कौन से, एक ये ऑक्सीडाइज होने वाला है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक ये वाला। तो इन दोनों में से कंपटीशन होगा, दौड़ के पहले ये पहुंच जाएगा। तो ये वहां पे जाएगा, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये यहाँ से निकल गया। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, ये वहां पे लूज कर देगा तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। मतलब यहाँ से हमारे पास R फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसी तरह से ये R क्या करेगा, ये R दूसरे R के साथ इसी तरह, ये तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बताई है पिक्चर। ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, सभी में R फ्री रेडिकल निकलेगा, वो R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके अल्केन बना देंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे कौन भागेगा, जिस वहां पे रिडक्शन होनी है, वहां पे
इसमें और इसमें कंपटीशन होगा। तो इस दोनों में से किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, ये आपने पढ़ा है चैप्टर में, जो आपके रेडॉक्स रिएक्शन है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी 0 होती है और इसकी -2 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये फिर दोनों में से ये जीतेगा। H प्लस वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके H में तब्दील हो जाएगा, इसी तरह से ये भी किस में हो जाएगा, H में तब्दील हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मिलके H2 गैस लिबरेट कर देते हैं। और आप देखना हमारे पास सॉल्यूशन में कौन-कौन बचा। हमारे पास एक बचा जो जो कहीं भी नहीं गया, जैसे हाइड्रोक्साइड यहाँ हार गया था ना, ये तो चला गया था, ये रह गया सॉल्यूशन में। तीसरा इन दोनों में से ये चला गया था, ये रह गया था, तो ये फिर आपस में मिलके क्या बना देते हैं, NaOH बना देते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। सेम उसी तरह से है जैसे हमने सल्फोनेशन की थी, क्लोरीनेशन में भी क्या होता है, ये लुईस एसिड है, एक हैलोजन कैरियर का काम करता है, ये इसमें से ऐसे हेटेरोलिटिक फिशन करता है और हमारे पास Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और ये फिर यहाँ पे जाके लग जाता है, और ये हमारे पास यहाँ पे Cl लग जाएगा, प्लस यहाँ से जो H निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ मिलके HCl बना देगा। इसी तरह ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है बेटा, ओजोनोलाइसिस में हम देखते हैं जैसे कोई भी अल्कीन है, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि ये जो तरीका इसका याद करने का क्या है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड लिखा है वो हटा दो आप, और वहां पे ये जो ओजोन है इसको ऐसे बना दो। उसके बाद हमें पता है ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर को हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गया, ये इधर को हो गया। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, क्योंकि हम इसमें जिंक वाटर डालते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड बना देता है इसी के साथ मिलके, और ये बाकी का पोर्शन क्या बनता है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ गया था, ये एक ये बनेगा, दूसरी तरफ भी क्या बनेगा हमारे पास, तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। रिडक्शन ऑफ इथाइन में क्या है, जब आपके पास इथाइन है तो इसकी रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब आप इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक बॉन्ड हट जाएगा, फिर रिडक्शन होगी तो फिर एक बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे 2 लाइंस बना लेते हैं हमेशा, इस तरफ भी हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। OS ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p4। इसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं आपने, इसमें 4 है तो 1 2 3 और 4। सेम इसकी मिरर इमेज इस तरफ बना दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें 4 बनाने थे, यहाँ पे एक, यहाँ भी एक ही आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जब 2 मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें से आधे की एनर्जी कम होती है और आधों की एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी कम है उसके आगे सिग्मा लिख देते हैं, जिसकी ज़्यादा उसके सिग्मा स्टार लिख देते हैं। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे भरे जाएंगे, 2 यहाँ पे भरे जाएंगे। सेम आपने ऐसे ही यहाँ पे करना है, सेम आपने यहाँ पे करना है। अब आप कहोगे यहाँ पे 3 बनाने चाहिए थे नीचे आपको, तो आपने तो ये 3 भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिए। हाँ जी, इसलिए किए क्योंकि इसमें से 3 बॉन्ड है ना, इसमें जो पी एक्स और पी वाई हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो पी जेड है ये सिग्मा बनाता है। इसी तरह से इधर भी ये वाला पाई बनाएगा, ये पाई बनाएगा और ये सिग्मा बनाएगा। तो जो सिग्मा सिग्मा वाले बनते हैं तो वो ये वाले बनते हैं, सिग्मा 2p z, और ये भी सिग्मा 2p z। अब ये नीचे क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से, इसलिए जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो इसलिए हमने नीचे बनाया। और जिसकी बॉन्डिंग में एनर्जी कम होती है उसकी एंटी बॉन्डिंग में उतनी ही ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको सबसे ऊपर जाके बना दिया एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है। अब इसमें आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर दोगे और उसको आप मैग्नेटिक बिहेवियर जैसे मैं भर के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 भर दिए, यहाँ पे 2 भर दिए, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ पे है, 8 हो गए, 1 2, इसको जोड़ के लिखो, 3 4 5 6 7 और 8, 8 पूरे हो गए। अब हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक है। एक तो पैरामैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग।
तो बॉन्डिंग में नीचे नीचे वाले 2 2 4 4 और 6 4 10। एंटी बॉन्डिंग में मैं लाल पेन से बना देता हूँ, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये वाले एंटी बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये सिर्फ 2 ही पड़े थे ये वाले, तो 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, 10 में से 6 गए, 4 4 बाय 2, 4/2, तो ये 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। ये हमें ये बताता है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जितना बॉन्ड ऑर्डर मतलब उनके बीच में उतने बॉन्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द शेप ऑफ BCl3 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन बेटा करनी होती है, आपने सेंट्रल एटम को पकड़ लेना है, 1s2 2s2 2p, इसका 5 एटॉमिक नंबर है, तो ये बना दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है कि हमारे पास कितने वो आ रहे हैं, कितने इसके साथ लगे हैं एटम्स लगे हैं। क्लोरीन के 3 एटम लगे हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए? 3 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, पहले तो 3 खाली नहीं, 3 अनपेयर्ड, यहाँ गलती होगी, 3 अनपेयर्ड हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास तो एक ही नज़र आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे भेज दूँगा। तो अब मेरे पास एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब Cl आएगा, एक Cl इसके साथ आगे बॉन्ड बना लेगा, एक Cl इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक Cl इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कहने का मतलब है इसके बनाने से पहले ये आपस में क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। अब ये हाइब्रिडाइज कौन कौन से हुए, एक S का हुआ और ये 2 किसके थे, P के। तो हम कहेंगे कि इसके केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है बेटा, और इसकी फिर ये पहले हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइज होने के बाद ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जो Cl है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंटर वाले एटम में होती है। तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि इसके p ऑर्बिटल आएंगे। तो p ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, ये अभी मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ। हमने 3 ऑर्बिटल मिक्स किए थे, एक s का और 2 p के। ठीक है, अब हमें पता है इसकी शक्ल इस तरह की होती है, इसकी शक्ल इस तरह की होती है, इसकी शक्ल इस तरह की होती है। जब ये तीनों मिक्स होते हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये इस तरह की शेप के बनाते हैं, 1 2, एक लो बड़ी एक छोटी। तो ये तीनों इस तरह से अरेंज हो गए। उसके बाद तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भी था, तो ये मैंने शो कर दिया। अब इसके पास ये Cl आएंगे, तो ये इस तरह से आगे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बना लेंगे। ये वाली जो लूप Cl की बनानी है, जो बराबर की बनानी है, क्योंकि Cl की अगर आप देखो, Cl में 3p5 है ना लास्ट में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, यही इसी के कारण ये इसके साथ आगे बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है बेटा, होप आपको पता लग गया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट करवाया, बट कोशिश की है कि फटाफट एक बार रिवाइज हो जाए आप। थैंक यू बेटा।